नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। महिलाओं की उपलब्धि को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह दिन अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बराबरी के लिए आवाज बुलंद करने का दिन है। हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन कीर्तिमानों का जश्न मनाने का दिन है और दिन है इस बात का आंकलन करने का भी कि किन क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं काफी पीछे हैं और कैसे उन्हें बराबर का अधिकार मिल सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की। भारतीय राजनीति में महिला धाकड़ या अबला, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि देश में राजनीतिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। आजादी के बाद से देश में 2 महिलाएं राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और बतौर प्रधानमंत्री देश ने इंदिरा गांधी जैसी महिला नेता का नेतृत्व भी देखा है। लेकिन आजादी के बाद अब तक क्या वाकई देश की राजनीति में आधी आबादी यानी महिला पुरुषों की बराबरी में है या नहीं? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम भारतीय राजनीति में महिला धाकड़ या अबला। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका देखी गई है। वर्तमान दौर में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं काफी आगे हैं। भारत में समय के साथ महिलाओं की राजनीति में स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी उनका प्रभाव उतना नहीं है जितना पुरुषों का है। इस खाई को पाटने के लिए केंद्र सरकार को कानून तक बनाना पड़ा है। इस कानून के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अब महिलाएं भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी हैं और भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय राजनीति में भले ही अब तक पुरुषों का वर्चस्व रहा हो, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। राजनीति के केंद्र में महिलाएं आ चुकी हैं। भले ही प्रतिनिधित्व के मामले में अभी भी महिला अबला वाली स्थिति में है, लेकिन राजनीतिक योजनाओं और वोट के लिहाज से महिलाओं के वोट के मायने समझ आने लगे हैं। अब महिलाएं खुलकर वोट करने लगी हैं और अपने मुद्दों को समझने लगी हैं। इसी का परिणाम है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे होते हैं और खुद पीएम मोदी भी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का कारण महिलाओं को मानते हैं। आजकल हम कितने ही वीडियो देखते हैं जिसमें हमारी बहनें खुद कह रही है, पक्का आवाज दिया मोदी ने, पक्का आवाज दिया। जरा जोर से बोले तो पता चले। पक्का आवाज दिया, मुफ्त इलाज दिया, शौचालय बनवाया, घर में नल से जल, बिजली का कनेक्शन, बैंक में खाता, खाते में पैसा, स्वरोजगार के लाखों करोड़ रुपया बेटियों को किसने दिए? खेत में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की? विधानसभा और लोकसभा में बेटियों के लिए 33% आरक्षण की गारंटी किसने पूरी की? तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों दें? आज एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। भले ही पीएम मोदी महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं बनाकर उन्हें फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हो और तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति साल 1952 में पहली लोकसभा में सिर्फ 6.9% महिलाएं चुनकर संसद पहुंची थी। लोकसभा में महज 74 महिला सदस्यों के साथ सिर्फ 13.62% प्रतिनिधित्व। कई राज्यों की विधानसभा में 10% से भी कम सदस्य। हिमाचल और नागालैंड विधानसभा में क्रमशः 1 और 2 महिला सदस्य।
अगर हरियाणा के लिहाज से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो स्थिति काफी बेहतर है। हरियाणा की राजनीति में महिलाओं की स्थिति। हरियाणा कैबिनेट में सीएम समेत 14 सदस्यों में से 2 महिलाएं। लोकसभा में हरियाणा के कुल 10 सदस्यों में 1 सांसद महिला चुनी गई। राज्यसभा में भी हरियाणा के 5 सदस्यों में 1 महिला सांसद। विधानसभा में 90 सदस्यों में 13 महिलाएं चुनी गई। हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण। भले ही भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आज भी देश के कई सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाएं विराजमान हैं। देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू है, जो कि महिला होने के साथ साथ आदिवासी समाज से भी आती है। जब हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि बीजेपी के प्रयासों से ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे पूरे देश के आदिवासी समाज का गौरव बढ़ा है। मुर्मू जी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हर वर्ग की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक आदिवासी बेटी की यात्रा आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगी। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी एक महिला है। आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं। वर्तमान में देश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, रेखा गुप्ता दिल्ली। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व फीसद भले ही कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व धाकड़ है और अब ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में फिलहाल नारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत की राजनीति में संविधान के मुताबिक महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है, लेकिन आधी आबादी का ये अधिकार सिर्फ वोट देने तक ही सीमित ना रहे। महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्र सरकार लेकर आई, ताकि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 10 से 15% तक ही है, वो कम से कम 33% हो सके। ये कानून कितना जरूरी है और कैसे इस कानून के लागू होने के बाद महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने वाली है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला ये विधेयक नए संसद भवन में 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था, जो दोनों सदनों में पास हुआ और इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद ये कानून में बदल चुका है। जहां आज लोकसभा में कुल 75 महिला सांसद हैं और अगर आज की स्थिति में यही कानून प्रभावी हो जाए तो यही संख्या 180 के पार पहुंच जाएगी, यानी पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन। इस कानून का मकसद है महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को न सिर्फ बढ़ाना बल्कि सुनिश्चित करना। नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं, बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन चुका है। मैं इस सभा में और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी ये विकास की गाथा में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी और ज्यादा बढ़े और प्रगति का रास्ता खुले, उसी दिशा में हमने आगे जाना है। भाइयों बहनों, आज विकास की जितनी परियोजनाएं हमने आगू की है वो सारी हमें ये कानून पास होने से ताकत मिलने वाली है। कैसे इस कानून के प्रभावी होने के बाद पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और इस कानून में क्या है खास, ये समझते हैं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा कानून। SC/ST महिलाओं को SC/ST सीटों पर ही कानून के तहत मिलेगा आरक्षण। हर बार नई 33% सीटों को महिलाओं के लिए किया जाएगा आरक्षित। एक बार प्रभावी होने के बाद 15 साल तक लागू रहेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 15 साल की अवधि के बाद संसद इस समय को SC/ST आरक्षण की तरह आगे बढ़ा सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में फिलहाल OBC वर्ग के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अब आपको बताते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्यों जरूरी हो गया था। क्योंकि भारत इस मामले में अपनी पड़ोसियों से भी पीछे है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ तक कि नेपाल की संसद में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। और भारत इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। भारत की संसद में 15% से भी कम महिला सांसद हैं। यही हाल अलग अलग राज्यों का है। ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में तो 10% से भी कम महिला सदस्य हैं। भारतीय राजनीति में पुरुषों का दबदबा। देश के सिर्फ 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री, सिर्फ एक महिला राज्यपाल। महिलाओं को राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए करना पड़ता है अधिक संघर्ष। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम। ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम। कई राज्यों की विधानसभाओं में 10 से 15% के बीच ही है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे। महिला आरक्षण पर कानून बन चुका है। आज नहीं तो कल ये प्रभावी भी हो ही जाएगा, जिससे देश की आधी आबादी में एक उम्मीद जगी है। उनका राजनीतिक संघर्ष इससे काफी कम होगा। इस कानून का बहुत बड़ा असर होगा। परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। उसी हिसाब से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन अगर आज की स्थिति भी देखें तो लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यानी कम से कम 181 महिला सांसद तो रहेंगी ही। इसी तरह से विधानसभाओं में भी 33% सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। 8 मार्च का दिन महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ाने का दिन है और ये भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हम राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर बात कर रहे हैं। राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना वजूद कायम किया और देश के उच्चतम पदों पर पहुंची। आज भी देश की प्रथम नागरिक से लेकर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद पर महिलाएं विराजमान हैं। भले ही इनकी संख्या कम है, लेकिन देश में राजनीतिक तौर पर ऐसी कई महिलाएं हैं जो काफी प्रभावशाली हैं। भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का बोलबाला है। देश की सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता रहा है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक आधार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण, इन तमाम मामलों में पुरुषों की भूमिका प्रबल होती है। लेकिन अब समय बदल रहा है और समय के साथ सत्ता भी। अब महिलाओं की भागीदारी बड़ी तेजी से राजनीति में बढ़ रही है। अब तो देश की सरकार ने 33% महिलाओं की भागीदारी के लिए कानून ही बना दिया, जो जल्द ही देश में लागू भी हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो आधी आबादी का नेतृत्व अभी भी 10 से 15% के बीच ही खड़ा है। हालांकि अब से पहले भी अनेकों महिलाओं ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सामना किया और तमाम बाधाओं को पार करते हुए देश के उच्चतम पदों पर पहुंची हैं। चाहे बात देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी की हो या देश की पहली महिला PM इंदिरा गांधी की, आज के दौर में राजनीतिक रूप से देश में कई ऐसी शक्तिशाली महिलाएं हैं जो या तो देश के उच्च राजनीतिक पदों की शोभा बढ़ा रही हैं या राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रभावशाली हैं। उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय राजनीति की सशक्त महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर आसीन हैं।
साल 1997 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू ने नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत हासिल कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुकी हैं। साल 2000 में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। साल 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला। साल 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। सोनिया गांधी भारत की ताकतवर राजनीतिक महिलाओं में दूसरे नंबर पर बात करते हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली अध्यक्ष रही। अपने पति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद 1998 में पार्टी नेता के रूप में पदभार संभाला और 22 साल तक अपनी सेवाएं दी। साल 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। अभी भी सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक महिलाओं में एक नाम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का भी है। साल 2008 में निर्मला सीतारमण भाजपा में शामिल हुई। 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही। साल 2014 में सीतारमण को राज्य मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। सितंबर 2017 से मई 2019 तक सीतारमण देश की रक्षा मंत्री के पद पर रहीं। सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला थी और पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थी। इसके बाद साल 2019 के मई महीने में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी निर्मला सीतारमण बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री अपनी सेवाएं दे रही हैं। ममता बनर्जी देश की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें ममता दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ममता बनर्जी ने राज्य में 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। इससे पहले वो देश की पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुकी हैं। 1997 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वामपंथी विरोधी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और अब ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। कई बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भी ममता बनर्जी के नाम को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट रहती है। रेखा गुप्ता देश की ताकतवर राजनीतिक महिलाओं की लिस्ट में रेखा गुप्ता का एक नाम नया है। हाल ही में रेखा गुप्ता ने देश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। रेखा गुप्ता बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। संगठन में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कॉलेज टाइम से ही एबीवीपी से जुड़ी रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष और महासचिव पद का चुनाव भी जीता था। इसके अलावा रेखा गुप्ता 3 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रही और साउथ दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं। मायावती वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती भारत की सबसे ताकतवर दलित महिला नेता हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। यूपी के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके शक्तिशाली प्रभाव का देश के सभी राजनीतिक नेताओं और आम जनता ने सम्मान किया है। उनकी पार्टी भले ही सिमटती जा रही हो, लेकिन आज भी उनका देश के कई राज्यों में काफी प्रभाव है। महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा कद है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर की सबसे बड़ी महिला नेता माना जाता है। 1996 में कांग्रेस में शामिल होकर अपना सियासी सफर शुरू करने वाली महबूबा ने राजनीति अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद से सीखी। उन्होंने पहला चुनाव बिजबेहरा विधानसभा सीट से जीता। कांग्रेस नेताओं से पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के अच्छे संबंधों के चलते महबूबा राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष रही। इसके बाद पीडीपी की इस महिला नेता ने राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार किया। महबूबा मुफ्ती साल 2016 से साल 2018 तक जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रहीं। इस तरह से देश में ऐसी कई महिलाएं और भी हैं जिन्होंने देश की राजनीति में अपना अहम स्थान बनाया है। देश में भले ही आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का बोलबाला हो, लेकिन इन ताकतवर महिलाओं की नेतृत्व शैली की बदौलत आज महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार्यता मिल रही है
और सामाजिक तौर पर भी महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं। भारत की ये ताकतवर राजनीतिक महिलाएं देश की उन महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं जो राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इन महिलाओं के राजनीतिक सफर को देखकर तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाएं भी किसी से कम नहीं, लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और वास्तविकता यही है कि भारतीय राजनीति में आजादी के 75 सालों के बाद भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ा। हालांकि अभी 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण का कानून भी लागू होने में समय है। उम्मीद है इस कानून के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार होगा। बहरहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।